नमस्कार सर। सर आप थोड़ा हमें बताओ कि पर्माकल्चर होता क्या है, इससे हमारे जो एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे थोड़ा हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, थोड़ा बताओ हमें इसके बारे में। पहले लोकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं अपने दोस्तों का, अपने दर्शकों का, जितने भी लोग हमारा सुन रहे हैं, देखते हैं, बराबर हमें चेक करते हैं, देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे फरीदाबाद में मैं वोटिंग डाल के आया हूं, अपने परिवार की वोटिंग डलाई, अपने पड़ोसियों की वोटिंग डलाई। तो आज चुनाव था हमारे यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का, और जिसमें मेयर का चुनाव होना है, हमारे काउंसलर्स का चुनाव होना है। जो आगे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवाएं, हम तो यही कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि जितने भी काउंसलर हों वो जागरूक हों, हमारे मेयर साहब जागरूक हों, जो भी भावी मेयर साहब हैं वो भी जागरूक हों कि भाई हमारी जितनी भी हमारी मिट्टी खाली पड़ी है, क्योंकि विकास के हिसाब से नाम पे बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, लेकिन विकास भी हुआ है, ये नहीं कह सकते भाई विकास भी नहीं हो रहा। हमें जो पेड़ काटे गए हैं उसके बाद अब हमें फिर ज़रूरत महसूस हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा छाया मिले लोगों को, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पहले तो सब जो लोग, मेरी अपील है सभी लोगों से कि भाई वोटिंग करें, और वोटिंग करने से ही आप अपने हक का सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे लोगों को चुनें जो हमारे पेड़ पौधे प्रेमी हैं, अच्छे जो चाहते हैं कि भी डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट करे भी। धन्यवाद। इसके साथ मैं लोकेश भाई को बताता हूं कि पर्माकल्चर के बारे में इन्होंने पूछा, वो जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि पर्माकल्चर बेसिकली ये, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, हिंदी में जैसे बोलते हैं कि भाई संधि विच्छेद करना, पार्ट बनाए अगर इनका, पर्मा का मतलब है परमानेंट, और कल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर का पीछे का हिस्सा, यानी कि परमानेंट एग्रीकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर का पहला परमा हो गया, एग्रीकल्चर का कल्चर हो गया, इसको बोला जाता है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर का मतलब होता है कि जी आपने एक परमानेंट एग्रीकल्चर मॉडल में जा रहे हो। परमानेंट एग्रीकल्चर मॉडल में आप जब जा सकते हो जब आपके पास बड़े बड़े दरख्त लगे होंगे, बड़े बड़े वृक्ष लगे होंगे, नेटिव ट्री होंगे, उस शहर की जलवायु के अनुसार वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होंगे, जिनको हम पुश्तैनी पौधे भी पुश्तैनी पेड़ कहते हैं, पुश्तैनी वृक्ष कहते हैं। तमाम जैसे आपके शहर में आपका शीशम हो गया, आपका नीम हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, आपके पीपल हो गए, बरगद हो गए, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, जो गुलमोहर हो गया, बहुत पेड़ ऐसे हैं बड़े बड़े जो आपके नेटिव ट्री कहलाए जाते हैं, पुश्तैनी वृक्ष कहलाए जाते हैं। आपके ठंडी जलवायु में कुछ और भी हो सकते हैं, चीड़ के, देवदार के, वो अलग हो सकते हैं। राजस्थान में कीकर होगी, काबली कीकर होगी, देसी कीकर होगी। तो जैसे जैसे गर्मी के हिसाब से गुजरात में कुछ और होंगे, आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ और पेड़ पौधे होंगे। जैसा जंगल होता है वैसी जंगलात और वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं। तो इसी को लेके मॉडल को तैयार किया जाता है पर्माकल्चर। अब पर्माकल्चर में जैसे आप अगर कैमरा घुमाते हो तो यहाँ पे तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, और तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं। तो इन पेड़ों का सबका अपना अपना रोल है। जैसे बाहर की तरफ जितने भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, मान लो सागवान के लगे हुए हैं, सफ़ेदे के लगे हुए हैं, या जो भी हैं, ये क्या करते हैं कि आपका जितना भी आपकी बाहर का जो प्रदूषण है उसको भी रोकेंगे। मान लो शहर में आप हो और आपने बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, तो वो फिल्टर करेंगे, एक तरीके से फिल्टर का काम करेंगे। तो फिल्टर का काम करने की वजह से आपकी जो हवा आएगी, या नॉइज़ पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, वो उसमें काफ़ी सुधार हो जाता, ठीक है। लेकिन ये वैसे ही हम पाखल एरिया में खड़े हैं, तो ये वैसे ही मतलब माउंटेन एरिया है और नेचुरली ब्लेस्ड है, यहाँ मैक्सिमम फार्म हाउस ही हैं लोगों के, तो इसलिए यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है भी नहीं। अब आ जाते हैं, तो ये आपने बड़े बड़े पेड़ों से उसको पूरा गार्ड कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, हर तरीके के आपके जानवर वानवर कोई भी आना चाहे तो डरते हैं, ठीक है। आपने बाउंड्री कर दी, वो भी सब ओके है। उसके बाद आपका जो पानी का वो है स्टॉक होना, तो पानी का स्टॉक कब होगा? पानी का स्टॉक तब होगा जब आपकी मिट्टी पानी पिएगी। आपकी मिट्टी जब पानी पिएगी, या आपने बड़े बड़े टैंकर भी बना रखे हैं, कोई स्टोरेज बना रखा है, या कोई पॉन्ड बना रखा है, कुछ भी जहाँ बड़ी जगह होती है, 150 एकड़ की कहानी होती है, बड़े बड़े एकड़ों में जो काम करते हैं वो अपना पॉन्ड भी बना लेते हैं, अपना तालाब भी बना लेते हैं। उस तालाब में अपनी वो मल्चिंग वगैरह का भी काम होता है, नेचुरल तरीके से उसमें कुछ और भी वो डाल देते हैं, न्यूट्रिशन रिच
चीज़ें बढ़ जाती हैं। पानी चलता रहता है और पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है कृषि में भी, पेड़ पौधों के लिए भी। तो जब बारिश आएगी, अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी में छिद्र होंगे, मिट्टी पोरस होगी, यानी उसमें छेद हो गए हैं, तो छेद होगा तो आपने देखा होगा कि आपका, अगर आप एक रुई पे पानी फेंकोगे तो रुई पानी ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। या छेद होगा मिट्टी में तो पानी डालोगे तो नीचे पानी चला जाएगा। अगर यहीं पे आप पॉलीथीन डाल देते हो या पत्थर के ऊपर डालते हो तो वो पानी पीता नहीं पिएगा, वो नहीं पिएगा। तो हमारी जो मिट्टी तमाम हो चुकी है, शहर की मिट्टी ख़राब हो चुकी है, खेतों की मिट्टी ख़राब हो चुकी है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, केमिकल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो चुका है। बहुत ज़्यादा केमिकल हो चुके हैं। केमिकल की एक अपनी परत बन जाती है, केमिकल का अपना एक यूँ समझो प्लास्टिक बन जाता है। बहुत पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब एक हमारी ह्यूमंस को भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सेहत को नुकसान कर रहा है, क्योंकि हम कंज्यूम वही चीज़ कर रहे हैं जो हमें मिल रही है, जो हमारी धरती माँ हमें दे रही है। तो धरती को ज़्यादा केमिकल डाल के हमारे फूड प्रोडक्ट जो भी आते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। उनके अंदर भी आपके ऐसे एलिमेंट घुस चुके हैं जो आप कंज्यूम करते हो तो उसके शरीर को नुकसान होने तय है। तो सर जैसे ये आपका फार्म है, तो ये भी एक पर्माकल्चर का ही पार्ट है? हाँ, इसे एक छोटा सा मॉडल कह सकते हैं कि पर्माकल्चर का एक छोटा सा मॉडल है। छोटा सा मॉडल अगर हमने कहे कि बड़े बड़े पेड़ हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि भाई इसमें चीकू के भी लग रहे हैं, इसमें आपके नीम के भी पेड़ हैं, इसमें आम के भी पेड़ हैं, इसमें आपके आंवला के बहुत सारे पेड़ हैं, इसमें अमरूद के भी पेड़ हैं, इसमें आपके शायद शीशम के भी पेड़ हैं, इसमें पापड़ी जिसे कहते हैं पापड़ी के पेड़ हैं, गुलमोहर के भी पेड़ हैं और कलौंजे के भी पेड़ हैं। तो ये सारे जो NPK का जिक्र हम करते हैं वो ये सब रिच हो जाता है। पीछे आपको देखा होगा हाँ, मल्टी क्रॉप्स को ही पर्माकल्चर कहते हैं। मल्टी क्रॉप्स को जैसे हम यहाँ पे अदरक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे छाया रहती है, यहाँ पे हल्दी भी लगा सकते हैं जहाँ ज़्यादा छाया रहती है। तो हल्दी अदरक जो थोड़ा सा टेम्परेचर लो वाली आइटम है उनको भी हम यहाँ पे उगा सकते हैं। तो मल्टी क्रॉप्स होगी। मल्टी क्रॉप्स का मतलब है कि आपने थोड़े थोड़े एरिया में आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने कहीं पे धनिया लगा दिया, कहीं पे पुदीना लगा दिया, कहीं पे टमाटर लगा दिया, कहीं पे मूली लगा दी, कहीं पे सलगम लगा दिया, कहीं पे सरसों लगा दी, कहीं गोभी लगा दी, कहीं गाजर लगा दी, कहीं आपने जो पुदीना हो गया, कुछ भी मतलब आप अपना यहाँ पे मल्टी छोटी छोटी क्यारियों में लगा रहे हो। इनका जो आपस में जो एक ये हमने गैदर कर रखी हैं सारी फसलें, इनके आपस में न्यूट्रिशन एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब जो इसकी खूबी है वो दूसरी एक्सेप्ट कर लेगी। जो इसके जो कीट पतंगे, अब जब कहीं पे जैसे कहते हैं कि भाई आपका जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं आदमी उसी बाज़ार में जाता है, होता ना। जैसे मान लो जी कोई आपके जूते लेने हैं तो वो आगरा की तरफ जाएगा कि यार मेरे को अच्छा सस्ता मिलेगा, या सदर बाज़ार जा रहा है कि भाई मेरे को कपड़े लेने हैं, रोहतक जा रहा है, रोहतक में बहुत बड़ी मार्केट है कपड़ों की, सूट की, और ये जो लेडीज़ वियर होते हैं। तो ऐसे कीट पतंगों को पता होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मतलब एरिया, जैसे अब किसान भाई क्या करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने सरसों लगा दी या कोई और सब्जियां लगा दी, एक ही तरफ 2-2 एकड़ में एक ही सब्जी लग गई, तो कीटों को भी पता है कि भाई जो नुकसान करने वाले जो कीट पतंगे हैं वो वहीं जाएंगे कि यार यहाँ पे पूरा अपना खुराक है, यहाँ पे तो पूरा जुगाड़ है। तो कीटों को ये लगता है कि यहाँ पे तो पूरी सोर्स है, तो वो बिल्कुल अपने जो अंडे देते हैं, सारी चीज़ें सारा जो भी उनका परिवार बढ़ता है, जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है वो वहीं पे होती है जहाँ पे एक ही क्रॉप चल रही है, सिंगल क्रॉप चल रही है। अब यहाँ पे कीट आएगा, वो कहेगा यार ये तो छोटा सा पैच है, ये तो परचूने की दुकान है, यहाँ से मैं क्या लूँ थोक का माल। तो वो सारा प्रॉब्लम जो कीट भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे कीट पतंगे भी और जो पेस्टिसाइड लगने होते हैं वो नहीं लगते हैं। फ्लावर में तो मधुमक्खी आएगी, फ्लावर्स जो भी होंगे तो मधुमक्खी तो मल्टीपल फ्लावर्स का वो लेती है, मधुमक्खी हमेशा आ जाती है जहाँ पे भी आपने मल्टी फ्लावर्स लगा रखे हैं वो बैठ जाते हैं। तो अब जो हम पर्माकल्चर को आज डिफाइन कर रहे हैं, पर्माकल्चर अपने आप में बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो नामकरण हुआ है इसका, वो पर्माकल्चर मैंने बताया परमानेंट एग्रीकल्चर से हुआ, ठीक है। तो ये हमारे जैसे जंगल के थीम पे है। जंगल में अगर आप देखते हो कि भाई मल्टीपल प्लांट पेड़ लगे होते हैं, वहाँ की मिट्टी इतनी जानदार होती है, इतनी उसमें ताकत होती है, वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन इतना ज़बरदस्त होता है कि आप ये मान के चलो कि हमारी जो केमिकल वाली है उससे 15 या 50 गुना बेटर होता है। तो वो 50 गुना जब बेटर होगा तो उसके रिजल्ट अपने आप आएंगे। वहाँ पे कुछ भी आपको केमिकल वो डालने की ज़रूरत नहीं है।
ना कोई पेस्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत है, फिर भी फ्रूट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और वो नेचुरल आप फ्रूट खा के देखोगे ना, जो नेचुरल पका होता है उस फ्रूट का टेस्ट ही अलग होता है। इन सब्जियों का टेस्ट ही अलग है। ये गलती भी जल्दी हैं और अपने जो न्यूट्रिशन है इनके ख़त्म नहीं होते। तो ये है। बाकी आप एक बार देखो, जैसे टमाटर वगैरह लग रहे हैं और जो आगे भी लग रही हैं चीज़ें, प्याज लग रहे हैं, लहसुन लग रहे हैं, पहले भी दिखाए थे। एक बार आप घुमा दो जरा, वहाँ गोभी लग रही हैं, वो थोड़ी सब्जियां तोड़ रहे हैं। तो ये सारे, ये जैसे सरसों का है, देखो सरसों का होता है ये। अब तो जैसे टाइम जा रहा है इसका, तो ये सरसों का है। वैसा वहाँ पे हमने सरसों भी लगा रखी है। इसमें फली लगती है, मैंने बोला था फली नाइट्रोजन रिच होती है। तो ये सब अपना काम करती हैं। दाल लगी होती है तो वो भी नाइट्रोजन रिच होती है, ठीक है ना। तो ये सब आपको NPK दे रही होती है। इसी तरीके से देखो, ये चीकू का पेड़ है और यहाँ पे आंवले लगे हुए हैं। हमारा जो घर में आंवले जो यूज़ होते हैं, यहीं से यूज़ होते हैं। तो आंवले बहुत अच्छे पैदावार हो जाती है यहाँ पे। तो वो आंवले वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो सर, जैसे हमारे ये है पर्माकल्चर, तो इसमें हम अपनी सॉइल को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, सॉइल को हेल्दी करने के लिए तो इसमें तो नेचुरल ब्लेस्ड है ये। आप ये मानो, इसके पत्ते जो झड़ते हैं वही पत्ते अपने आप में काम आएंगे। जैसे मल्चिंग हो रही है, मान लो छोटी छोटी मल्चिंग हो रही है। ये मल्चिंग हमें यहाँ पे, अब जब सब्जी बदलेंगे ना अभी, तो सब्जी बदलेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मतलब आपके कहने का मतलब हाँ। ये है, जो यहाँ पे पत्ते हैं बड़े बड़े, यही बाद में यहाँ पे खाद के रूप में काम आएंगे। बिल्कुल खाद के रूप में काम आते हैं। हमें इसमें कुछ भी वो नहीं डालना, ना यूरिया डालना, ना DAP डाल रहे, ना हमें इसमें कुछ डाल रहे। सब ऑर्गेनिक है, सब नेचुरल मिट्टी में सब कुछ है आपके में। गोबर की खाद जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो डाल देते हैं बीच बीच में, तो वो आ जाता है। कुछ नीम खली डाल देते हैं और इस तरीके से हम अपना जो न्यूट्रिशन दे देते हैं इनको, ऑर्गेनिक जो भी इनको फुलफिल करने के लिए वो दे देते हैं। और पेड़ देखो आप, पेड़ कितने हेल्दी हैं सारे। ये तो पत्ते जो पतझड़ चालू हो जाएगी, बसंत आएगी तो उसमें पत्ते झड़ेंगे, फिर गर्मियों में ये नए फ्रेश पत्ते आते हैं। फिर ये सारी चीज़ें पर्माकल्चर में क्या है, जो आपका सवाल है वो सवाल इसी में छुपा हुआ। यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ों का बस ध्यान रखना है कि भाई आपकी जो पत्तों का जो है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो। कोई पेड़ मान लो ख़राब हो गया, पुराना हो जाता, उम्र दराज हो जाता, ख़राब भी हो जाता है, उसकी लकड़ी को भी महीन महीन करके आप एक कार्बन के यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी ड्रेनेज के बहुत अच्छे काम आती है, मल्चिंग के बहुत अच्छे काम आती हैं। उसके अपने गुण हैं, हर पेड़ के अपने गुण होते हैं। जामुन के पेड़ के अपने गुण हैं, आम के पेड़ के अपने गुण हैं, उनकी छालों में भी बहुत गुण होते हैं। तो मिट्टी जो यही फिर उसी में मिल जाती है मिट्टी में, तो वो गुण अपने आप देती है। वो उसकी जो छोटे छोटे वे टुकड़े होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके गुण आपकी ज़मीन में आते हैं। तो कुदरत ने इतना बढ़िया डिजाइन कर रखा है, परमपिता परमेश्वर ने। ऑर्गेनिक चीज़ है, इनसे हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है। और यूं नहीं कि भाई जो नेचर ने डिसाइड कर रखा, टमाटर इतना है तो इतना ही होना चाहिए। टमाटर को वो तरबूज नहीं बना देंगे, या घिया को इतना रातों रात इंजेक्ट करके लोग पता नहीं कितना मोटा कर देते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनको ना वजन बढ़ाना होता है। वजन बढ़ाने के लालच में, जैसा हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लोगों ने इंजेक्ट कर केमिकल यूज़ करते हैं कि रातों रात वजन बढ़ जाए और हमारी कल को सब्जी का जो रेट ज़्यादा मिल जाए। तो ये इस तरह की भाई थ्योरी चल रही है। गंदे पानी में वॉश कर रहे हैं, गंदे पानी में केमिकल वैसे ही होते हैं, तो गंदे पानी में जब वॉश करेंगे उसको, वो गंदगी कहीं ना कहीं अपने पास पहुँचेगी। उससे सचेत रहें सभी लोग। मैं मानता हूँ कि भाई सभी लोगों के पास फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन अपने आप को जागरूक रखो। और जो कम से कम आप अपने गमलों की मिट्टी में ही लगा लो भाई। अगर थोड़ी बहुत अपने घर के लिए चाहिए तो 10, 20, 50 गमले लेके उसमें आप अपनी मिट्टी में अपना इस तरह की पैदावार कर सकते हैं। भाई थोड़ी बहुत 2-4 आदमियों का है बंदे, तो अपने घर में लगा सकते हैं। ये मेरा मतलब है कि आप हाँ लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसमें केमिकल नहीं डालना। आपको कुछ दिन हो सकता है ये लगे यार कि भाई सब्जी की प्रोडक्शन, मैं कह रहा हूँ 4 भी मिल रहे हैं ना आपको वो, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो होगा आपको, लेकिन आपको रिजल्ट धीरे धीरे हाँ इन फ्यूचर काफी मतलब हेल्थी और अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे पूरी गर्मी है, इस टाइम गर्मी है, हवा भी चल रही है। आप भरी गर्मी में, मई जून में जब बहुत गर्मी हो, आप यहाँ खड़े हो जाना, यहाँ पे आपको एकदम ऐसे महसूस होगा कि यहाँ पे कोई बिल्कुल ठंडा। मैं कई बार यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक भी बैठे रहते हैं हम, कि भाई हमें महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पे गर्मी लग रही है। ना ठंड में ऐसा महसूस होता कि बहुत ज़्यादा ठंड है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये पर्माकल्चर और कुछ बस सर। बाकी और तो आपका फार्म वगैरह देखा काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी हैं और क्या कहते हैं वेजिटेबल वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं और सारी चीज़ ऑर्गेनिक है, मेन बात ये है। हाँ नहीं बिल्कुल है। अभी क्या है, आगे हम इनको बीज भी देंगे आज, तो बीज जब देंगे तो बीज ये आगे लगाएंगे तो इसकी वर्कशॉप भी हम प्रैक्टिस भी दिखाएंगे, साथ में लोगों को दिखाएंगे भाई कैसे हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम इनके भी कंटेंट अपने रेडी करेंगे कि भाई कैसे कैसे हो रहा है वर्कशॉप, एक लोगों को स्टेप बाय दिखाएंगे कि भाई हम कैसे कैसे इसका प्रोसेस करते हैं। तो लोगों को जिनको जो सीख समझ सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। और मेरी तो पर्सनल राय और रिक्वेस्ट यही है सभी से कि भाई तुम्हारा बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी आती है, तो आप पौधे पेड़ लगाओ यार, अपनी गली में लगाओ, अपने मोहल्ले में लगाओ। ज़रूरी नहीं तुम्हारे घर के आजू बाजू जगह नहीं है, कहीं दूर लगा लो। कम से कम आपको ही तसल्ली होगी कि अभी मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसको लुक आफ्टर करेंगे और वो पेड़ बड़ा होगा, ग्रो करते हुए देखेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आ जाएगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भाई सभी पेड़ लगाओ, उगाते रहो और साथ में तालमेल बनाओ कुदरत के साथ। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इन चीज़ों से बचो, क्योंकि ये आपके अंदर जो जहर पनप रहा है वो आपको ही नुकसान कर रहा है। केमिकल वेजिटेबल सारे हैं, बाकी चीज़ों ये हमारी मैसेज देना यही चाह रहे हैं कि भाई आप अपने थोड़ी सी सुधार लाओ अपने जीवन में। जितना केमिकल दूर रहे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े और ऑर्गेनिक तो आगे बढ़ाएं। जी, इसी के साथ हम दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं और साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए। तो आप सभी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से, और साथ में ये चाहता हूं कि भाई पेड़ ज़रूर लगाओ और हमें थोड़ा सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि देखो टीम हमारी मेहनत करती है, हम भी मेहनत करते हैं। साथ में आप लोगों को ये हमें भी कुछ चीज़ों की गलती सलती भी कोई भूल चूक हो तो वो माफ़ी। बाकी जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।